बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नॉवल सितारा ईशान, जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 7वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं 7वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। मावा, मैंने फ्राइडे वाले तौकीर और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर लिया है। समीना ने रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए कहा। मावा किचन में थी और उसने ऊंची आवाज़ में कोई म्यूज़िक चैनल लगा रखा था। आपकी तौकीर अंकल से बात हुई है? मावा ने किचन से पूछा। नहीं, तौकीर से बात नहीं हुई, मुनीज़ा से हुई है। वो तो अपने यहाँ आने पर इसरार कर रही थी। तौकीर ने अपनी जिस कज़न का जिक्र किया था, वही जो तुम्हारे थीसिस में मदद कर सकती है। मुनीज़ा उसी के बारे में बता रही थी कि वो जुमेरात को लाहौर आ रही है, इसलिए वो हमें लंच पर इनवाइट कर रही थी कि इस तरह तुम्हारी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने कहा, मुनीज़ा बहुत खा लिया हमने तुम्हारा, अब कुछ करने का मौका हमें भी दो। आपने उन्हें ताकीद की कि उन खातून को भी साथ ज़रूर ले आएँ? हाँ भाई, कर दी थी मैंने ताकीद। चले, ये भी अच्छा ही हुआ। तौकीर अंकल की फैमिली को हमने इनवाइट तो करना ही था। अब बहाना भी बन गया, लेकिन मम्मी, उसे एकदम ख्याल आया, अभी तो आपकी तबीयत भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई और मुझे भी आज लाजमी लाइब्रेरी जाना है। डिनर के सिलसिले में मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकूँगी। ओहो भाई, मैंने उन लोगों को आज नहीं, फ्राइडे को इनवाइट किया है। समीना ने झुंझलाकर तसल्ली करवाई। अच्छा, मैं समझी आज का कहा है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। तुम ज़रूर जाओ लाइब्रेरी, मिलो तौकीर की कज़न से भी, जितनी जल्दी मुमकिन हो अपना थीसिस का मटेरियल इकट्ठा करो तो हम वापस चले। मेरा तो सच बात यहाँ दिल ही नहीं लग रहा। मम्मी, हमें यहाँ आए महज 10 दिन गुजरे और आपने वापस जाने की बातें भी शुरू कर दी। कुछ बंदोबस्त करें अपने दिल का, उसने हंसते हुए कहा। लो, ये भी खूब कही तुमने, ज़रा खुद सोचो, दिल लगे भी तो कैसे। सारा दिन तो मैं इन दोनों दीवार को देखते गुजर जाता है, कोई मानूस शक्ल भी दिखाई नहीं देती। वो बहुत ही बेजार हो चुकी थी। आप भी कमाल है मम्मी, उसने किचन के दरवाजे तक आते हुए कहा। उसने एक हाथ में किचन ग्लव पहन रखा था, दूसरे हाथ में चिमटा था। पहले 14 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा जब मैंने आपसे पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है। अपना वतन अपना होता है और वहाँ तो अजनबी भी अपने महसूस होते हैं, जैसे जुमले ना सुने हों। और अब आप कोई मानूस शक्ल दिखाई ना देने का गिला कर रही हैं। 14 साल पहले का दौर कुछ और था मावा, समीना ने गहरी सांस भरते हुए कहा। यह शायद मेरी गलती है कि मैं 14 साल पहले के उस दौर में जी रही हूँ। वो दिन भी बड़े अच्छे थे, इंसानों में अपनायत, खुलूस, मोहब्बत होती थी। लेकिन अब ये किताबी बातें, तुम्हें शायद यकीन ना आए, हमारे मोहल्ले में, यानी जहाँ मेरा बचपन गुजरा, वहाँ किसी के घर में मेहमान आता था तो वो पूरे गांव का मेहमान शुमार होता था। हर शख्स की ये कोशिश होती थी कि मेहमान कम से कम एक वक्त का खाना उसके घर ज़रूर खाए। लेकिन जहाँ यहाँ वक्त बदल चुका है, अपनायत, खुलूस की जगह बेजारी और उकताहट ने ले ली है। अब यहीं देख लो, हमें कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन साथ वाले बंगले में कौन रहता है अभी तक पता नहीं चल सका। शायद लाशऊरी तौर पर मैं समझ रही थी कि हमारा यहाँ वैसा ही इस्तकबाल होगा जैसा मेहमान का इस्तकबाल हमारे गांव में होता था। मावा उनकी बात सुनकर ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की सादगी भरी बातों पर मुस्कुराया जाता है। फिर उसे कुछ ख्याल आया तो किन अखियों से उन्हें देखते हुए बोली, आपकी बोरियत दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है मम्मी। अच्छा, वो क्या? समीना ने दिलचस्पी से उसे देखा। मैं सोच रही थी हम पाकिस्तान तो आए ही हैं, तो क्यों ना एक बार बाबा जान के रिश्तेदारों से भी मिल ले। मेरा मतलब है उनके बहन भाई, आपके पास एड्रेस तो होगा ना, उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा था। समीना ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे लगता है मैंने हॉकर की साइकिल की आवाज़ सुनी है। देखो ज़रा, अगर वही है तो उससे कहती हूँ हमें भी न्यूज़पेपर और कुछ मैगज़ीन दे जाया करे, कुछ तो बोरियत भगाने का सामान हो। समीना ने उसकी बात अनसुनी करके बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मावा गहरी सांस भरकर रह गई, क्योंकि वो जानती थी मम्मी ने उसकी बात जानबूझकर नज़रअंदाज की। हमेशा ऐसा ही होता था, वो तो कभी इस मौजू पर बात ही नहीं होती और कभी इत्फाकन ही सही बाबा जान के रिश्तेदारों का जिक्र आता तो मम्मी बात बदल देती। उन्होंने कभी मावा को टोका नहीं था, ना ही कभी वाज़ेह अल्फाज में उन लोगों से लातलकी या बेजारी जताई थी। उनका गुरेज ही सब कुछ समझा देने के लिए काफ़ी होता था। दिलचस्प बात यह कि इस मामले में इतना तजस्सुस होने के बावजूद मावा के दिल में कभी किसी सवाल ने जन्म नहीं लिया। शायद वो इस सारे मामले को जैसा है वैसा की बुनियाद पर कबूल कर चुकी थी। चलें जी, कोई और हक हमसायगी अदा करे या ना करे, हम ज़रूर करेंगे। अपनी ताज़ा बेक की हुई ब्राउनीज़ को देखते हुए उसने सोचा, फिर ग्लव उतार कर एक तरफ रख दिया और प्लेट में ब्राउनीज़ निकाल कर किचन में खुलने वाले दरवाजे से होती हुई इनिया के पोर्शन की तरफ चल दी।
दानियाल हसन और सरवत आगे पीछे चलते बाहर आए थे। दानियाल हसन ने चौकीदार को गेट खोलने का इशारा करते हुए गाड़ी के दरवाजे को चाबी लगाई। फिर कुछ ख्याल आने पर घूमकर सरवत की तरफ आए और अपने हाथों से उनके लिए सीट का दरवाज़ा खोल दिया। सरवत जितना भी हैरान हो लेती कम था। किसी दौर में इस मामूली सी कर्सिटी को भी महबूबाना चोंचले करार देने वाले शख्स को आज क्या हुआ? शायद बच्चों की तरफ से सुबह सवेरे मिलने वाले उस गैर मुतवक्का सरप्राइज़ का नतीजा। सरवत के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट का अक्स लहरा गया। तभी उनकी नज़र समीना पर पड़ गई। लकड़ी के उस छोटे से फाटक के करीब खड़े जो बाहर के रुख पर बना हुआ था। सरवत की मुस्कुराहट उड़न-छू हो गई। उनका दिल शिद्दत से चाहा समीना को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बाइखलाक होना भी इंसान को मुश्किल में डाल देता है। इसलिए समीना को नज़रअंदाज करने की गैर इखलाकी हरकत की इजाज़त उनका ज़मीन नहीं दे रहा था। दूसरे समीना भी उन्हें देख चुकी थी। तीसरे दानियाल हसन ने उनकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए समीना को देख लिया था। फ़कीर साहब के क़राबतदारों की हैसियत से जो मकाम उन लोगों को दानियाल हसन के नज़दीक था, उसके पेश नज़र वो समीना को नज़रअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। तभी माज़रत ख़्वाना नज़रों से उन्हें देखकर बोली, आप प्लीज़ गाड़ी में बाहर निकालिए, मैं अभी आती हूँ। हस्बे तवक्को दानियाल हसन ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। सरबत तेज़ तेज़ कदम उठाती समीना की तरफ आ गई। अस्सलाम वालेकुम मिसेस दानियाल, कैसी हैं आप? समीना हॉकर को फारिग करके उनकी तरफ आ गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपकी तबीयत अब कैसी है? दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी? सरबत ने पूछा। नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। वैसे भी मुझे लग रहा है मेडिसिन से ज़्यादा मिनरल वाटर से फाका हुआ है। दरअसल बुनियाद तो हमारी यहाँ से है। यही गैर सेहतमंदाना पानी पीकर बड़े हुए हैं, लेकिन इतना अरसा अपने मुल्क से दूर रहने की वजह से आदत नहीं रही, वरना और तो कोई बात नहीं, समीना ने खुशगवारियत से कहा। सर्व मुस्कुराते उस बात में सर हिलाने लगे। उनके पास कोई बात भी तो नहीं थी करने को। फिर कुछ ख्याल आने पर कहने लगी, मुझे अंदाज़ा है आपको यहाँ सेटलमेंट में कितनी दिक्कत हो रही होगी। देखिए, आपको किसी भी मामले में मेरी मदद चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। आप तो पहले ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर हमें अपना एहसान बंद कर चुकी हैं। समीना ने मुस्कुराकर सरवत को देखा। वो झीम से गई। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शाज़िया बता रही थी आपको मुलाजमा की ज़रूरत है। सरवत ने मौजू बदल दिया। ज़रूरत तो बहुत है, और मैंने शाज़िया से कहा भी था वो अपनी किसी बहन या कज़न को हमारे यहाँ लगवा दे। मैं उसे खासा मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। आजकल बाएतमाद मुलाजमा का मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं, सरवर ने कहा। बहरहाल जब तक आपके लिए अलग मुलाजमा का इंतज़ाम नहीं हो जाता, आपको जो भी काम हो बिला तकल्लुफ़ शाज़िया से करवा ले, मैं उसे ताकीद कर दूँगी। समीना ने बेहद मशकूर होकर उन्हें देखा। उसी वक्त सरवत ने दूसरी बार गर्दन मोड़कर मेन गेट की तरफ देखा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से हट जाना चाहती थी। समीना की नज़रों में उलझन सिमट आई। आप शायद कहीं जा रही थी। सरवत गड़बड़ा सी गई। फिर तेज़ी से बोली, जी हाँ, दरअसल मेरे हस्बैंड बाहर इंतज़ार कर, हमें ज़रा जल्दी कहीं पहुँचना है। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। अरे बिल्कुल नहीं, समीना ने जल्दी से कहा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सरवत तेज़ तेज़ कदम उठाती गेट की तरफ चली गई। समीना की उलझन सवा चंद हो गई। ये जिस तरह बोलती है इस तरह कौन बोलता है? समीना की नज़रों ने गेट अबूर करके जाने तक सरवत का ताक़ुब किया था, मगर सुराग फिर भी कोई ना मिल सका। सरवत के बैठते ही दानियाल हसन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। हो गई मुलाकात? दानियाल हसन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी हो गई, सरवर ने जवाब दिया। उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं ही डॉक्टर सुल्तान की क्लिनिक ले गई थी। दोबारा टाइम नहीं मिला कि जाकर खैरियत मालूम कर लूँ। अभी नज़र आई तो सोचा ये काम भी निपटा लूँ। बहुत अच्छा किया, मुमकिन हो तो दोबारा भी चक्कर लगा लेना। तौकीर ने इतनी ताकीद की हुई है, मैं नहीं चाहता उससे मायूसी हो। गाड़ी मेन रोड पर आ चुकी थी। सरवत महज इस बात में सर हिलाकर बाहर देखने लगी। खामोशी जब ज़्यादा तवील हो गई तो दानियाल हसन ने ज़रा के ज़रा गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। ये औरत कहने को उनकी शरीकी हयात थी, लेकिन इतने फासले थे दोनों के दरमियान कि दिल की बात लबों तक लाते झिझक आड़े आती थी। 18 साल। बल आखिर दानियाल हसन ने लब खोले। पता ही नहीं चला कब और कैसे गुजर गए। अभी कल की ही बात लगती है जब हमारी शादी हुई थी। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो जैसे माजी में भटक रहे थे। मैं कभी उस दिन को नहीं भूली, मुझे हमेशा याद रही है आप आज की तारीख, सरवर ने सादगी से कहा था। लेकिन तुम्हें पता है मेरी याददाश्त तारीखों के मामले में हमेशा कमज़ोर रही है, दानियाल हसन ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे इतना याद है मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कॉलेज आया करता था और रोज़ कोई न कहीं घंटे इंतज़ार किया करता था। तुम्हें याद है? दानियाल हसन को जाने क्या क्या याद आ रहा था। मुझे पता है तारीखों के मामले में आपकी याददाश्त हमेशा कमज़ोर रही है, लेकिन आपको नहीं पता मैं कभी कुछ नहीं भूली। मैं हमेशा सब कुछ याद रखती हूँ, ख्वाह कोई कई साल पहले की ही कोई बात क्यों ना हो, सरवर ने साहब का लहजे में कहा था। थाने देने के लिए आज की तारीख कुछ गैर मुनासिब नहीं है? दानियाल हसन ने बिना बुरा माने पूछा। मेरा ख्याल है ये काम फिर किसी रोज़ के लिए उठा रखे। मैं सोच रहा था आज की तारीख इतनी अहम है, फिर इतने अरसे के बाद हम दोनों अकेले कहीं जा रहे हैं तो कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो गई
होंगी। इस आखिरी बात पर सरवत को इतने ज़ोर की हंसी आई कि अपनी आदत के बरखिलाफ वो हंसी छुपा भी नहीं सकी। प्यार मोहब्बत की बातें, ऐसी बातें तो अब उम्र नहीं रही दानियाल साहब। उम्र को क्या हुआ है? दानियाल हसन ने बदक कर कहा। अव्वल तो प्यार मोहब्बत के सिलसिले में उम्र की कोई कैद नहीं होती। दो मैं तो खुद को अभी बिल्कुल यंग फील करता हूँ, और प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा तर यंग एज में ही की जाती हैं। सरवत की हंसी थमने में ही नहीं आ रही थी। तुम अपनी उम्र के बारे में इतनी कॉन्शियस ना हो। कभी मेरी नज़र से खुद को देखो तो पता चले तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी 18 साल की उम्र में थी। और स्पेशली तुम्हारी ये हंसी, तुम्हें पता था तुम्हें इस तरह बेसाख्ता हंसते देखकर मैं तुम पर आशिक हुआ था। बस कीजिए दानियाल, आपने तो मुबालगा राय की हद ही कर दी, सरवत ने हंसते हुए कहा था। किस मामले में? उम्र के मामले में या हंसी के मामले में? दानियाल हसन ने मुतबस्सिम लहजे में पूछा। दोनों मामलात में, सरवत भी खिलखिलाई। नहीं खैर, हंसी वाली बात तो 100% दुरुस्त है। दानियाल हसन ने गर्दन मोड़कर बड़ी चाह से उनके चेहरे को देखा जहाँ सच्ची खुशियों के रंग बिखरे थे। तुम्हें शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं तुम कितने अरसे के बाद इतना बेसाख्ता हंसी हो। मुझे खुद भी तुम्हें हंसता देखकर पुराने दिन याद आ गया। तुम्हारी हंसी आज भी 18 साल वाली सरवत की हंसी जैसी है, वहीं खनक वहीं तरन्नुम। सरवत चौंक कर दानियाल हसन को देखने लगी। वाह साहब, लगते कितने लाताल्लुक है, मगर क्या कुछ गौर किए रहते हैं। उन्हें बड़ी खुशगवारियत महसूस हुई। गलती मेरी नहीं है, आपकी है दानियाल। सरवत ने उसकी खुशगवारियत के ज़ेर असर कहा। अगर आप हर रोज़ इतनी ही मिजाया बातें करेंगे तो मैं हर रोज़ ऐसे ही हंसूंगी। अब अगर आपको ही इतने अरसे बाद कुछ याद आया तो मेरा क्या कसूर? वो दोनों ही हंस दिए। ऐसे अगर आपकी बातें दुरुस्त हैं तो मुझे इतना नहीं हंसना चाहिए, कहीं आपकी तरह कोई और ना आशिक हो जाए। सरवत ने शरारत और तबस्सुम के साथ कहा। नहीं, अब कोई आशिक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा लीगल बॉडीगार्ड मौजूद है। कोई हिम्मत करेगा तो अपने दांत तुड़वाएगा मुझसे। दानियाल ने कहा। वैसे क्या ख्याल है, जैसे कॉलेज बंक किया करते थे, आज अपनी सारी असाइनमेंट्स ना बंक करें, सारा दिन घूमे फिरेंगे, लंच भी करेंगे और ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। दानियाल हसन को जाने क्या क्या सूझ रहा था, शरीर से अंदाज में पूछने लगे। सरवत को फिर ज़ोर से हंसी आ गई। लीजिए अनु बीबी, हमारा प्लान कामयाब रहा। सरवत और दानियाल हसन के बाहर जाते वलीद ने चहकते हुए इनिया से कहा था। वली के कान खड़े हो गए। कौन सा प्लान? उसने मशकूक नज़रों से दोनों को घूरा। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मम्मी डैडी को एनिवर्सरी विश करने का जो प्लान बनाया था उसी बारे में बात कर रहे हैं, वलीद ने मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए कहा था। लेकिन वली को ज़रा भी यकीन नहीं आया। झूठ, तुम लोग कोड वर्ड्स में बातें कर रहे हो ना, मैं समझ गया हूँ। वलीद से तो उसकी कभी नहीं बनी। इनका जवाब हमेशा पत्थर से आता था। ये कैसे मुमकिन था कि अब उसकी बात पर एतबार कर लेता? सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। वलीदा शश कर उठा। यार अन्नो, ये अपना मोटू कुछ ज़्यादा ही ज़हीन नहीं होता जा रहा। जिस बात को छुपाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे उसे इसने 1 मिनट में भांप लिया। वली, तुम शुक्राने के नफल अभी पढ़ लेना। मोटे जस्से के साथ साथ मोटी अकल से भी अल्लाह किसी किसी को नवाजता है। वली के सर पर लगी, पैरों में भुजी। देख लो अन्नो, ये फिर मुझे मोटा कह रहा है। मोटे को मोटा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? बब्रक शाह। वलीद ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। अन्नू, वलीद ने रूहानसा होकर इनिया को देखा। क्या बदतमीज़ी है वलीद, क्यों तंग कर रहे हो उसे? इनिया ने बड़ेपन का रोब झाड़ते हुए उसे डपटा, लेकिन वलीद पर कहाँ खाक असर होता था। साहब का अंदाज में कहने लगा। मैंने क्या कहा है, मैं तो इसकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता अन्नू, मैं इसकी जहानत और मोटापे से कितना इम्प्रेस रहता हूँ। भरी, तुम गुस्सा मत करो, मैं इसकी शिकायत डैडी से करूँगी। जवाब में वलीद ने कहका लगाया। दुनिया से डरने वाले हैं आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अच्छा वली, तुमने वो नज़म सुनी? एक था उल्लू गोल मटोल, खाता था रोटी गोलम गोल। वलीद खूब लहक कर गा रहा था और वली गुस्से से जैसे पागल हो रहा था। आंखों से जैसे चिंगारियाँ निकल कर वलीद की तरफ लपक रही थी। बस ना चलता तो उसकी गर्दन ही मरोड़ दे। उसने गैर महसूस अंदाज में अपनी नशिश छोड़ी। वलीद भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन ज़बान फिर भी ना रुकी। अच्छा, तुम दोनों ने वो जंगल सुना है? एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग खाती थी। एक बिल्ली मोटी ताज़ी सी, एक बिल्ली मोटी ताज़ी सी। वली जितनी तेज़ी से उसे मारने की लपका, उतनी तेज़ी से वलीद गाता हुआ सीढ़ियों की तरफ भाग गया। वली सर पकड़ कर बैठ गया। मैं उसका क्या करूं? मुझे भी कोई ओंगा बोंगा नाम मिल जाए तो मैं भी इसे खूब चिढ़ाऊं। इनिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। वलीद यूँ भी उसे चिढ़ाना नहीं छोड़ता था, लेकिन अभी उसने वली का ध्यान बटाने के लिए कहा था, तुम गुस्सा करना छोड़ दो, वली तुम्हें चिढ़ाना छोड़ देगा। उसने नरमी से कहा था, लेकिन वली की खफकी फिर भी कम ना हुई। तभी शाजिया के साथ माँ आ गई। हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। क्या फॉर्मल बातें कर रही हो, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। इनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं थैंक्स, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। उसने प्लेट इनिया की तरफ बढ़ा दी। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी।
वाओ ब्राउनीज़। वली के चेहरे की रौनक लौट आई। मावन ने दिलचस्पी से क्यूट बच्चे को देखा। ये क्यूट मोटू सा बच्चा कौन है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। इनिया की हंसी छूट गई और वली का चेहरा फिर से फीका पड़ गया। उसने नाराज़ी से मावा को देखा, हाथ में पकड़ा टुकड़ा वापस प्लेट में रखा और पैर पटकता चला गया। इसे क्या हुआ? मावा ने नासमझी से पूछा। वलीद इसे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाता रहता है। अभी भी दोनों का इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। जब तुमने भी मोटू कह दिया, उसका मूड तो ऑफ होना ही है, इनिया ने हंसते हुए बताया। ओह, मावा को अफसोस हुआ। बेचारा, अब उसका मूड ठीक कैसे होगा? ये ब्राउनीज जब उसके पेट में जाएंगी तो मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इनिया ने लापरवाही से कहा। तुम बैठो ना, खड़ी क्यों हो? तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे? मावा ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए पूछा। अच्छे हुए हैं पेपर्स, कल शुक्र है आखिरी है। इनिया, तुम्हारी मम्मी है घर पर? मावा ने पूछा, साथ ही मतलाशी नज़रों से सारे घर में नज़र डाली। नहीं, अम्मी कहीं बाहर गई हैं। क्यों, खैरियत? मम्मी से कोई काम था? मैं उनका शुक्रिया अदा करने आई थी। ओ हाँ, मम्मी ने मुझे समीना आंटी के बारे में बताया था। अब कैसी तबीयत है उनकी? इनिया ने पूछा। शुक्र है अब तबीयत ठीक है, मावा ने पुरसुकून लहजे में कहा। फिर बोली, मैं चलती हूँ इनिया, जब सरबत आंटी मौजूद होंगी तब चक्कर लगाऊंगी। उन्होंने मम्मी की बहुत मदद की। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। तुम दोबारा ज़रूर आना, मगर शुक्रिया वुक्रिया वैसे जैसी फॉर्मेलिटीज़ में मत पड़ो। अब कोई ऐसी मदद भी नहीं करती मम्मी ने। मम्मी की जगह कोई भी होता तो वो भी यहीं करता। मावा ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। फिर बोली, तुम एग्ज़ाम दे लो, फिर तफसील से बात करेंगे। तभी वलीद इनिया को पुकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक अजनबी चेहरा देखकर ठटका और बोला, उग रहा है दर दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बियाबान में हैं और घर में बाहर आई। ये गालिब है? मावा ने इनिया से पूछा। अरे नहीं, मेरा भाई है वलीद, वली से बड़ा और मुझसे छोटा है। इनिया ने तारुफ करवाते हुए बताया। इतना भी छोटा नहीं हूँ, वली ने तड़प कर तसही करवाई। इनिया से सिर्फ साल भर छोटा हूँ, तुमसे तो बड़ा ही होगा। बड़ी बेतकल्फ़ी से वो मावा के साथ खड़े होकर अपना और उसका कद नापने लगा। लंबा वो खासा था। कुछ खुद को बड़ा साबित करने के शौक़ में पंजों पर खड़े होकर एड़ियाँ भी उठा ली और गर्दन भी अकड़ा ली। वाकई बड़े तो तुम हो। मावा ने दिलचस्पी से उसे देखा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें भैया जी कहा करूँ। अंदाज संजीदा, आंखों में शरारत। वलीद की एड़ियाँ ने गिरने के अंदाज में ज़मीन को छुआ, साथ ही वह चंद फुट दूर हट गया। मैं खूबसूरत लड़कियों का भैया नहीं बनता। वैसे भी आरिस गुल देख रोए यार, याद आया असद। उसने मज़े से कहा। अजीब हो तुम, नाम तुम्हारा वलीद है, थोड़ी देर पहले किसी गालिब को याद कर रहे थे, अब असद याद आ गया। मावा ने ताज्जुब भरी नज़रों से उसे देखा। इसकी बातों पर ध्यान मत दो मावा, ये तो अच्छे खासे इंसान का दिमाग ख़राब कर दे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। मावा ने हंसकर वलीद को देखा, फिर इनिया के साथ बाहर निकल गई। ये तो शायरी में बिल्कुल ही कोरी है। मेरा ख्याल है मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। हस्बे आदत उसने लापरवाही से बाआवाज़ बुलंद अपने ख्यालात का इजहार किया और इत्मीनान से नाश्ता करने बैठ गया। जेडी पिछले 2 घंटे से हॉस्टल आया हुआ था और ये 2 घंटे उसने सादी की मिन्नतें करने में सर्व किए थे, मगर सादी का मिजाज एक ही जाविये पर अटका हुआ था। सादी, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने माफ़ी मांग ली, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बात की यकीन दहानी भी करवा रहा हूँ, मगर तुम्हारा नाराज़गी से फूला हुआ मुँह अपनी असली हालत में आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बताओ, तुम्हें मनाने के लिए मैं और क्या करूँ? वो सामने बालकनी देख रहे हो, उसकी ग्रिल से उल्टे लटक जाओ। जैसे ही तुम्हें वहाँ लटके 30 मिनट गुजर जाएंगे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सादी ने अदाए बेनियाजी से कहा। जेडी ने बदक कर बालकनी की तरफ देखा। सादी का कमरा बिल्डिंग की 3री मंजिल पर था। सादी, नाराज़ी अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन बदला लेने का ये कौन सा तरीका है? अरसल ने सादी को यूँ देखा जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शक हो। किसने कहा मैं बदला ले रहा हूँ? सादी जल्दी से बोला। मैं उल्टा लटकने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबे कद की वजह से जो अकल उसके टखनों में चली गई है, मुमकिन है उल्टा लटकने से वो वापस दिमाग में आ जाए और इससे ये बात समझ में आ जाए। मुझसे माफ़ी उसे नहीं बल्कि शबी को मांगनी चाहिए। ओ मेरे भाई, शबीउल अब्बास ने आज तक अपने अब्बा से किसी गलती की माफ़ी नहीं मांगी। कैसे मुमकिन है वो तुमसे माफ़ी मांगने पर राज़ी हो? जेडी ने तहम्मुल से उसे समझाना चाहा। ना मांगी हो अपने अब्बा से माफ़ी, मुझसे मांगनी पड़ेगी। सादी ने अकड़ कर कहा। उसने मेरी बेइज्जती की है और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए अपने उस घावड़ कज़न को तुम राज़ी करोगे, वरना याद रखना मैं तुमसे भी सारी ज़िंदगी के लिए नाराज़ हो जाऊंगा। सादी ने साबका अंदाज में धमकाया। सादी, जेडी सर दोनों हाथों से पकड़कर पलंग पर पीछे की तरफ गिर गया। उस जैसे दोस्त नवाज शख्स के लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। देखो शाद सादी, शबी मेरा कज़न है लेकिन मेरा दोस्त भी है। तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मुझे शबी की तरह ही अजीज़ हो। मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ, तुम समझो ये शबी के अल्फाज ही हैं।
वो और तरह के मिजाज का है यार। मैंने तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि दूरबीन ना लगा। उसके समझाने का अंदाज़ ज़रा जारहाना है। जो बात मैंने ज़बान से समझाई उसने हाथ से समझा दी। मैं मानता हूँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसे तुमसे एक्सक्यूज़ करने पर राज़ी नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ ऐसे ही नाराज़ी ख़त्म कर दो। और यार ये नाराज़ है तो इसे नाराज़ ही रहने दो। मुझ पर अभी अभी आमद हुई है, ज़रा मेरा ताज़ा कलाम सुन लो। अरसुल ने मुदाखलत करते हुए कहा। अर्ज़ किया है, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। माँ, मैं पैदा कैसे हुआ था? माँ बच्चे का सवाल सुनकर गड़बड़ा गई। उसने सोचा बच्चे को क्या बताऊँ। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने बच्चे से कहा, बेटा मैंने एक रोज़ एक घड़े में मिट्टी डालकर उसका मुंह बंद किया और उस घड़े को ज़मीन में दबा दिया। अगले रोज़ सुबह को जब घड़ा निकाला तो उस घड़े में मुझे तुम मिल गए। बच्चे ने माँ की बातें गौर सुनी और उसी रात घड़े में मिट्टी डालकर उसे ज़मीन में दबा दिया। अगली सुबह जब घड़ा निकाला तो उसमें से एक मेंढक निकला। बच्चे ने मेंढक को देखकर कहा, दिल तो चाहता है तुझे जान से मार दूँ, लेकिन क्या करूँ, तू मेरी औलाद है। अरसुल ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, लेकिन जो ही सब पर नज़र पड़ी कहका सिमट गया, क्योंकि वह सब खामोशी से अजीब तासुर वाली नज़रों से उसे देख रहे थे। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? बड़ी मायूसी से पूछा गया। मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था जब ये लतीफ़ा पहली बार सुना था। अब ये इतना पुराना और घिसा पिटा हो चुका है कि सुनकर हंसी तो क्या, हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आती, और तुम इसे अपना ताज़ा कलाम कह रहे हो। जुनैद ने उसे खशमगी नज़रों से घूरा। अरसुल ढिठाई से हंसने लगा। पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते, यकीनन तब भी ये लतीफ़ा मैंने ही तुम्हें सुनाया होगा। तुम्हें पता है इस मामले में बचपन से ही मेरा जहन बड़ा ज़रखेज़ है। अच्छा मेरा नया लतीफ़ा सुन लो, अरसुल ने फिर कहा। शादी पर से सबकी तवज्जो हट चुकी थी। जलकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी सुनाने की। हमें हंसना होगा तो तुम्हारी शक्ल देख लेंगे। खुदा झूठ ना बुलवाए तो सरापा लतीफ़ा हो। इस राय पर एक ज़बरदस्त जंग छिड़ सकती थी। तभी सादी ने जल्दी से अपना रुख जेडी की तरफ मोड़ लिया। शबी माफ़ी ने मांगता नासी, मैं उसे नासमझ, नालायक, नाहिंजार समझकर माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा कज़न है और तुम उसकी सिफारिश लेकर आए हो। याद रखना, मैं उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर माफ़ कर रहा हूँ। उसने बावर करवाया। जेडी के सर से जैसे कोई बोझ सिरक गया। खूब मुस्कुराकर बोला, सो नाइस ऑफ यू सादी, मुझे पता था तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। मेरी बात समझ लोगे। मुझे शबी के रवैये का अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारा भी एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी बात समझकर अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ली। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सादी ने टोक दिया, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं नाराज़गी ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। अगर तुम्हें वो शराइत मंजूर है तो समझो मेरी नाराज़गी भी ख़त्म शुद्ध। ठीक है, तुम अपनी शराइत बताओ। 1 मिनट, जुनैद ने जल्दी से कहा। अगर पहली शर्त डिनर या लंच करवाने की है तो याद रहे, मैं और अरसुल इस तस्फिया के चश्मदीद गवाह हैं और रज़ाकाराना तौर पर भी इस खाने में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, वहीद और हाजिक भी साथ जाएंगे, सादी ने हतमी अंदाज में कहते हुए जेडी की तरफ देखा। उसने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं तुम लोगों को डिनर पर ले जाऊँगा। रूठा दोस्त बनाने के लिए ये इतना महंगा सौदा नहीं था। शर्त नंबर 2, डिनर के बाद तुम मुझे लिबर्टी से 2 शर्ट्स दिलवाओगे। मंजूर, आगे बोलो। शर्त नंबर 3, परसों मैं हिबा को लंच पर ले जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए होगी। गाड़ी? जेडी सोच में पड़ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा सौदा था। सादी की ड्राइविंग पर उसे कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, गाड़ी ले जाना। कोई और शर्त है तो वो भी बता दो। जियो मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यकीन करो, आज तुमने दोस्त की बातें मानकर दोस्ती की नई तारीख रकम कर दी है। मुझे फ़ख्र है तुम पर। हाँ, बस एक आखिरी बात भी अगर मान जाओ तो फिर हमारी नाराज़गी 1 साल के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन याद रहे साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाना पड़ेगा तुम्हें। फजूल की आंकना बंद करो, शर्त बताओ। अरसुल और जुनैद को भी अच्छा खासा तजस्सुस हो गया था। जेडी भी बगौर उसे देख रहा था। खुदा जाने अब क्या मनमाने लगा था। आखिरी शर्त यह है कि सादी ने अयारी से आंखें मटकाकर जेडी को देखा। हफ्ते में 2 बार तुम्हारे फ्लैट में आकर मैं दूरबीन सेट किया करूँगा और तुम एतराज़ भी नहीं करोगे। लेकिन सादी वो शबी, उसने कहना चाहा। हाँ या ना? सादी ने फिर अकड़ कर पूछा। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। नाचार जेडी ने इस बात में गर्दन हिला दी थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोग इस नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे तो मज़ा आ रहा है। काफ़ी बक करते हैं ये लोग और काफ़ी फ़नी भी हैं। वलीद बहुत मज़े का करैक्टर है, सादी बहुत मज़े का करैक्टर है, तो ये दोनों, इनको सुनते हुए अच्छा लगता है। बाकी हंसी मजाक तो चलता रहता है। तो फिर होपफुली कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे इस करैक्टर की जो भी सारी दास्तान है, जो भी अभी मज़ा आने लगा है। अभी वैसे भी कहानी अभी कुछ पता नहीं चली, थोड़ी सी उलझी हुई है, लेकिन वही बात ना, तो
बाकी होपफुली कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।